इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं वीरांगना झलकारी बाई पार्क। समय हो रहा है लगभग 7:30 के करीब और एक परिचर्चा के रूप में यहाँ पे कुछ समाज सेवी और कुछ पार्टी के लोग भी यहाँ पे इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा विषय है आज का, वो है देश में SC ST अनुसूचित जाति जनजाति पर आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन पेपर में, सोशल मीडिया पे और अन्य जो मीडिया के तंत्र हैं उन पे आप आए दिन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, हम इनसे जानेंगे और समझेंगे कि इनके नज़रिए में ये घटना क्यों हो रही हैं। सबसे पहले हम वीरांगना झलकारी बाई पार्क आए हैं तो माँ वीरांगना बाई को नमन करेंगे, उसके बाद अपने प्रोग्राम शुरू करेंगे। धन्यवाद साथियों। और एक एक करके हम सवालों का जवाब लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने युवा नेता राहुल बरैया जी, जो कि आए दिन चर्चा में बने रहते हैं और सामाजिक स्तर से भी काफ़ी काम कर रहे हैं समाज में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कई ऐसी अमानवीय घटनाएं जो कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न ऐसा हो रहा है। हम आए दिन ये चीज़ें सुन रहे हैं, इसका कारण क्या लगता है आपको? जय भीम नमो बुद्धाय, जय भारत जय संविधान। मेरा इस विषय पे बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले यूनिट होना पड़ेगी और महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं कारण पूछ रहा हूँ कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि हमें सबसे पहले महापुरुषों का विचार को पढ़ना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने संविधान को पढ़ लेंगे तो हम अपने राइट्स जान जाएंगे। अगर राइट्स जान जाएंगे और महापुरुषों को पढ़ेंगे और हम यूनिट में आ जाएंगे, संगठित रहेंगे, तो कोई भी हम पे अत्याचार नहीं कर सकता। तो इसलिए हमको महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। आज कोई पुलिस वाला आता है या कोई हम पे जाति भेदभाव करता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो हम जब अपने राइट्स जान जाएंगे तो हम उसका सामना कर पाएंगे। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जो महिलाओं के साथ में है, या पिछड़ा वर्ग हुआ, SC वर्ग हुआ, ST वर्ग हुआ, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने नेता नहीं चुन पा रहे हैं। आज हम उनकी सरकार बना रहे हैं जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, मगर जब तक हम अपना नेता नहीं चुनाएंगे, संसद में नहीं भेजेंगे, हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा और ना ये शोषण रुकने वाला है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमें खुद अपनी यूनिटी बनाना पड़ेगी, उसके बाद हमें नेता चुनना पड़ेंगे। काफ़ी लंबी प्रक्रिया दिख रही है, लेकिन जब तक हम क्या करेंगे अगर ऐसे शोषण अत्याचार हो रहे हैं। मैं ग्वालियर के जिलाध्यक्ष, भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हैं नंदकिशोर सुनहरे जी, मैं उनसे भी इस विषय पर संज्ञान लेना चाहता हूं कि मेरा विषय ये है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। मैं उसका समाधान नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं जो अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उसका कारण क्या हो सकता है आपकी नज़र में? क्रांतिकारी जय भीम। हमारे पे इसी कारण हो रहा है अत्याचार। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और जब तक हमारे पास अत्याचार होते रहेंगे और हम लोग एक मंच पे नहीं आना पड़ेगा। हम लोग आपस में बिखरे हुए हैं और कब तक हम बिखरे रहेंगे इस तरह? हम बिखरे रहेंगे तो इसी तरह हम पिटते रहेंगे, टूटते रहेंगे हम लोग। आज भी हम लोग लगे जातियों में भटे हुए हैं लोग। जब तक हम जातियों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हमारी पहचान नहीं बनाएंगे हम और समाज में अत्याचार और भाव नहीं पहुँचेंगे, उनको रुकावट नहीं पैदा करेंगे उन लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच खड़ा नहीं होंगे, जब तक हम कुछ नहीं आगे कर सकते। इसलिए आप लोगों को सबसे निवेदन अपना यही है, अपन एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, सब भाईचारा बना के और उन दुश्मनों से टकराने की कोशिश करें, प्रशासन को हिलाने की कोशिश करें। प्रशासन को क्या लगता है अपने आगे? अपन जब एकजुट होंगे तो प्रशासन तो हिल जाएगा अपने आगे। अच्छा, दुश्मन कौन है हमारा? मनुवाद है दुश्मन अपना। अच्छा, तो मनुवाद जैसे दुश्मन आप बता रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? अपने पास यही तैयारी है, हमको एक साथ रहना है, एकजुट होकर रहना है। जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, जब तक हमारे पास इसी तरह हम पिटते रहेंगे, दुसते रहेंगे, एक एक करके सबकी बारी आएगी। एक दो घटना मैंने भी ग्वालियर में देखी अनुसूचित जाति की, जिसमें आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है कि जो दो परिवार हैं, एक महल गांव में है और एक है तिघरा रोड पे आसमानी माता पे। वो दोनों परिवार अपना घर छोड़ चुके हैं, यानी वो अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं। इतनी दहशत जो दबंगों की है वहाँ पे उनने बरकरार रखी है कि वो लोग अपने घर पे नहीं रह पा रहे। मजदूर लोग हैं, कहाँ जाएंगे वो? और ऐसी समस्या आए दिन हम देख रहे हैं ऐसी उत्पन्न हो रही हैं। तो उसके लिए भीम आर्मी क्या काम कर रही है आपकी?
उसके लिए बीमारी तैयार है, उनके लिए कंधे से कंधा ला के उनकी लड़ाई रहेगी, हर पल के लिए तैयार है। एक आवाज़ देंगे तुरंत आएंगे, उन महिलाओं को, उन अत्याचारों को उनको जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने देखा भीम आर्मी इस सब चीज़ों को जवाब देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ सीनियर जो हमारे बड़े भाई के समानी हैं और इनकी खुद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय अपना अधिकार पार्टी के, हम इनसे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। बादाम सिंह राजपूत जी नाम है इनका। हम इन पर चर्चा करेंगे कि क्या आप देख रहे हैं आए दिन लगातार अनुसूचित जो वर्ग है उस पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको दबाया जा रहा है। इसका कारण क्या है? गरीबों पर अत्याचार आदिकाल से होते आ रहे हैं और आज भी वही स्थिति निरंतर चल रही है। इसका एक मुख्य कारण, मैं भारतवर्ष में निवासी हूं तो मैं भारतवर्ष की बात करता हूं, अन्याय और अत्याचार, संस्कृति और सभ्यता की कमी आने के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। हम जब तक सभी समाजों को एक न समझेंगे, एकजुटता में नहीं समझेंगे, तब तक ये अन्याय और अत्याचार होते रहेंगे। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। मैं कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति घर का भी गुरु नहीं बन सकता ऐसी परिस्थितियों में, जो आज दलित, गरीब, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, उन पर अत्याचार हो रहा है और उस पर संपन्न लोग हमेशा हावी रहते हैं। इसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी गिर रही है और हमारे देश की प्रगति भी रुक रही है। इसे हमें एक अच्छे स्तर पर समझना होगा। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमें एक लड़ाई भी शुरू करना होगी जो कि इसको निर्णायक स्थिति तक पहुंचा सके। अच्छा, आप देख रहे हैं जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जैसे कि अभी सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्या उसकी नीयत जो है लोगों की मदद करने की, या फिर आप देख रहे हैं लॉकडाउन में आपने देखा कितने मजदूर पलायन हुए, कितने मतलब उनने एक तरह की यातनाएं सही। इस टाइप से अगर हमारी सरकार जो है, जिससे लोग इतनी उम्मीद लगाएं और उसकी उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो सरकार में क्या ऐसा वो अच्छा करें कि लोगों की भाई जो नज़र में सिंपैथी बटोरें, ऐसा क्या करें? हमारे देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें राजनीति को पूरे शासन, प्रशासन, वर्ग, समुदाय को एक सुचारू रूप से एक संचालित करना चाहिए, उस जिम्मेदारी को पूर्णतः नहीं निभा पाती हैं। संविधान के अनुसार भी वह एक न्याय प्रक्रिया के तहत उस पर पूरा जोर नहीं दे पाती हैं। यदि किसी गरीब दलित पर अत्याचार होता है तो उसे संविधान के तहत न लेते हुए उसे किसी न किसी राजनीतिक रूप में दे करके उसको तिरछी कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार सब नागरिक, भारत के नागरिक, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हों, सभी एक समान हैं और उनके अनुसार संविधान को लागू कराने के लिए हम सरकारें चुनते हैं। यदि सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगी तब ये क्या भयावह स्थिति होगी जिसे सरकारों को खुद ही उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, जो अभी घटनाएं ग्वालियर में घटी हुई हैं अनुसूचित जाति के ऊपर, मेरे देखते ही 4 से 5 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें ना तो प्रशासन कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है और ना तो शासन के कोई लोग उन लोगों से कभी मिलने आए हैं, ना वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद आज तक मिले हैं, ना विधायक मिले हैं। तो हम क्या नियत समझें सरकार की जो अनुसूचित जाति है उनके प्रति? सरकार की नियति साफ है कि लोग किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, जाति, दलित, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहें और हमारी ओर किसी भी तरह के प्रश्न पैदा न करें। हम अपनी राजनीति करते रहें और ये लोग आपस में लड़ते रहें, यही उनकी संस्कृति और सभ्यता बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर रहूँगा एक बार चर्चा में। हमारे साथ एक और युवा नेता हैं, रॉयल कोली समाज संघ से संभागीय अध्यक्ष हैं योगेश माहौर जी, और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जो घटनाएं अनुसूचित जाति पे जो घट रही हैं, तो इसका जो मेन कारण है वो क्या मानते हैं आप? नमस्कार साथियों, सबसे मेन जो बड़ी बात है कि आज हमारा जो दलित भाई है, जो हमारी समाज है, SC ST समाज, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के उससे बहुत दूर है। अधिकतर मजदूर वर्ग होते हैं जो अपने अधिकारों के लिए उनको जानकारी नहीं होती है, जिसके प्रति जो जिस तरीके से हमें दबाना चाहता है वो दबा लेता है। जैसे कि अधिकतर लोग मेन शहर में ना रहते हुए कोई पहाड़ी पर निवास कर रहा है, कोई कहीं निवास कर रहा है, तो जो पहले से आकर रह रहे हैं और उन्होंने वहाँ अपनी जगह बनाई, मेहनत करके उस जगह को अपने रहने के लायक बनाया। कुछ दमंग लोग, मतलब जो इस टाइप का बोलते हैं कि जो बदमाश टाइप के लोग, उनसे उनकी जगह छीन के या उनसे ज़बरदस्ती कुछ पैसे लेकर उनको वहाँ
रहने के लिए वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा यहाँ सिक्का चलता है और हमारी उस बेस पे होता है और हमारी सरकार में इतनी दमंगी है कि हमारा कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज आपके कहे अनुसार और मेरे देखे हुए अनुसार जो ग्वालियर के अंदर 4 से 5 घटनाएं घटी हैं, उनमें मैं सभी घटनाओं में लगभग मैं सामने रहा हूँ और मेरे सामने की ही वो घटना है और फेस टू फेस उनकी जब तकलीफ़ें देखी हैं तो कभी कहीं से कहीं तक अंदर तक झंझोड़ देती हैं कि जो हमारा वर्ग है, जो हमारा भाईचारे का वर्ग है, उसको इंसानियत के नज़र से भी नहीं देखा जाता। अच्छा, इसमें पुलिस की अपनी सही भूमिका निभा रही है? नहीं, पुलिस की कहीं से कहीं तक कोई भूमिका नहीं है। उनके पास तो जो दमंग और जो बदमाश टाइप के लोग हैं, पहले वो मारपीट करते हैं, जाके सामने वाले को उसी की कंप्लेंट कराते हैं और उनका जो भी बनता है, पुलिस प्रशासन का जो नहीं होना चाहिए रुख, वो उन्हीं के फेवर में जाता है। किस तरीके से जाता है वो सारे लोग जानते हैं कि प्रशासन और पुलिस का जो रोल होता है वो सभी को देखा हुआ है कि कमज़ोर लोग पिट भी जाते हैं और उसके बावजूद ही आवाज़ उठाते हैं तो दोबारा पीटे भी जाते हैं। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन उनके साथ कोई न्याय वाली जैसी चीज़ें नहीं है, ना ही वार्तालाप उनके साथ तरीके से किया जाता है, बल्कि मौका पड़ता है तो उन्हीं को पहले बंद किया जाता है। ये सारी घटनाएँ देखने में आ रही हैं और आजकल ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि कहीं से कहीं तक इनकी गरीब कमज़ोर बेबस लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है और लाख कोशिश करने के बाद भी जो दमंग है, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, उनके हौसले और दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन आप घटनाएं देख रहे हैं। यही इसमें भेदभाव और ऊंच नीच इसमें भी भूमिका निभाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। कहीं भी मान के चलिए, कहीं जनरल वाला कहीं कोई टीआई है या जनरल वाला कहीं कोई व्यक्ति है, उसने देखा ये कौन है, ये तो जो उनके फेवर का है, जो उनके उसका है, उसका फेवर लेते हुए दूसरे को झड़का देते हैं और कहीं के भाई तुम हो ही क्या। उनके साथ जो अभी तक सदियों से चला आ रहा है, उनको उस नज़र से देखा जा रहा है ना, वही अत्याचार आज भी हो रहे हैं। उसमें कहीं से कहीं तक उनके साथ कोई सुधार नहीं है और ना ही उनकी बात को ऊपर रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आज भी ये 70 साल होने के बावजूद भी इतना भेदभाव, इतना शोषण अभी तक कायम है। और हम इसी क्रम में भीम आर्मी से अभी नए नवनियुक्त महासचिव बने हुए हैं, हम उनसे भी ये जानेंगे कि वो कब से ये सब चीज़ें देख रहे हैं। क्या वास्तव में जातिवाद ख़त्म हो गया है क्या? जी, जय भीम, नमो बुद्धा। ये मामला विदेशी वर्सेस मूल निवासी का है। वो लोग अपने मिशन के तहत काम कर रहे हैं और मनुस्मृति उनका मिशन है। और जहाँ जहाँ उन लोगों की सरकारें हैं, वहाँ बराबर हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग कितनी भी आवाज़ें उठाते रहेंगे, जब तक वो सरकार में रहेंगे ये अत्याचार नहीं रुकेंगे। और अत्याचार रुकने का अगर कोई ज़रिया है तो बाबा साहब ने 3 महामंत्र दिए हैं: शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर इन 3 विषय पर ही अगर हम लोग काम करते रहेंगे तो सफलता निश्चित हमें मिलेगी। अच्छा, जब प्रशासन, जैसे आप देख रहे हो कि भाई जो गरीब लोग हैं और अनुसूचित जाति के भी हैं, कई गरीब भी हैं, किसी भी जाति के हों, समाज के हों, मैं कोई जाति वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी के साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है और पुलिस प्रशासन अपराधियों का साथ दे के उनका साथ ना दे, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि क्या न्याय उसको मिल सकता है कभी? बिल्कुल मिलेगा। हमारे लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा और यही स्थिति अगर रही भारत में तो एक दिन गृह युद्ध होने की संभावना है। और जिस दिन गृह युद्ध की संभावना बन गई तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं जानना चाहता हूँ भीम आर्मी के जो चीफ हैं, ग्वालियर के अध्यक्ष हैं सुनहरे जी, कि जैसे आप देख रहे हो कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में आ जाती हैं और जो वादे करते हैं लोगों से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी जो जनता है जो इनको वोट देती है, चुन के भेजती है, उन्हीं की सुरक्षा नहीं कर पाते। और जो एक सिंपल सा न्याय है कि किसी के संग गलत हुआ है तो भाई उसको न्याय तो मिलना चाहिए, तो उस तक भी नहीं पहुंचते। ना तो हमारी पुलिस प्रशासन इस तरीके से कोई काम कर रही है कि जो वास्तव में पीड़ित है उसकी शिकायत भी ढंग से सुन लें। तो ऐसा जो चल रहा है वो क्या कारण है इसका? जब तक हमारा विधायक चुनकर नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारे पार्षद और जनपद में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम इसी तरह पिटते रहेंगे। शासन में वही लोग बैठे हुए हैं ना
प्रशासन में ही वही लोग बैठे हुए हैं, सुनेंगे नहीं हम लोगों की। वो लोग मतलब कौन लोग बैठे हुए हैं प्रशासन? ये मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, उनका प्रेशर चल रहा है उन लोगों के ऊपर, आज तभी तो हम लोग पिट रहे हैं हम लोग। ऐसे इतनी घटनाएं जो देश के अंदर घट रही हैं, कभी कहीं आप देखोगे लखनऊ से आ रही है, कभी आगरा से आ रही है, कभी दिल्ली से, कभी दतिया डबरा, मतलब सभी जगह लगभग ऐसा रवैया है। और हमारी ऐसा नहीं कि कई जगह हमारे नेता नहीं हो, लेकिन हमारे नेता भी नहीं पहुंच पाते हैं ऐसी जगह पे, ऐसा क्या कारण है? हमारे नेता लोग हैं कुछ गुलाम नेता हैं, वो लोग, वो गुलाम कभी किसी का नहीं होता, और गुलाम हमेशा गुलामी करता रहेगा और मनुवाद के आगे झुकता रहेगा और पिटता रहेगा। अच्छा, भीम आर्मी का क्या रोल है? ये घटनाएं हो गई हैं उसमें भीम आर्मी का रोल हर जगह एक रहता है, तो कंधे से कंधे मिलाकर तैयार रहता है और लड़ने के लिए तैयार चाहे जैसे आ जाए। अच्छा, जो अभी जो घटना घटी है जो अपना तेघरा रोड पे, हाँ। तो क्या भीम आर्मी ने उसके बारे में संज्ञान लिया है? क्या है जी? भीम आर्मी ने संज्ञान लिया है, उनके पास में मिलने जाएंगे कल की तारीख में, और कल जैसे उनसे पूरी पोजीशन मानने के बाद में, देखने के बाद में फिर ज्ञापन देंगे एसपी साहब को। एसपी साहब को आप ज्ञापन देंगे? अगर आपको लग रहा है उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो उसके लिए आप एसपी साहब को ज्ञापन भी देंगे? इसके लिए। अच्छा, मैं राहुल बरैया जी से जानना चाहता हूं कि आप युवा नेता हैं और आप देखेंगे कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, आजकल वोट के लिए आप सब लोग घर पे आ जाते हैं, आपके पैर छूते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं उसके बाद वो आपको पहचानते तक नहीं है, और आए दिन ये घटनाएं भी घट रही हैं। तो आप क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं भाई उन नेताओं को, और जो समाज में के काम नहीं आते, कभी वोट मांगने आपसे आ जाते हैं, कोई अत्याचार होता है तो आपके घर तक नहीं आ पाते, तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? सबसे पहले तो बाबा साहब ने हमें कहा था कि अगर वो किसी वर्ग का आदमी हो, अगर आपके साथ अत्याचार होता है और सामने वाला उसमें मुजरिम साबित होता है, तो अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको उस मुद्दे को सामाजिक मुद्दा बना देना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब को जब क्लास में नहीं पढ़ने दिया जाता था, जब उनको क्लास से बाहर रखा जाता तो बाबा साहब क्लास के बाहर बैठ जाते कि अगर मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा। ऐसे ही किसी पे भी अगर अत्याचार होता है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो उसको सामाजिक मुद्दा बना के अपनी बात रखनी चाहिए। मैं आऊँगा फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो इस टाइम पर, चाहे बीजेपी हो, और किस तरीके से पार्टियाँ अपना जो पार्टियाँ एक दूसरे से कैसे बदल लेती हैं कि कोई अगर कांग्रेस में है तो फिर वो बीजेपी में भी उनको जाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, जिनकी बुराइयाँ वो ज़िंदगी भर से कर रहे हैं, तो इतना आसान कैसे हो जाता है इनके लिए? राजनीति शेष नहीं रह गई है लोकतांत्रिक देश में, स्वार्थ नीति पूरी तरह से हावी है। जहां मौका परस्त लोग, जहां मौका लगता है वहां अपना स्थान बना लेते हैं। ये मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि राजनेताओं का काम अपना करने का है, जनता को अपना काम करना चाहिए। जहां उन्हें ये लगना चाहिए कि यदि ऐसा हो रहा है तो 5 साल बाद जनता के पास एक ऐसा मौका आता है जिससे वो उसका परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जनता अपनी एकजुट न हो पाने के कारण बार बार उन्हीं को चुनना, ये लोकतांत्रिक की हत्या, और ये हत्या नहीं होना चाहिए। और ये इस हत्या के कारण ही जो आज संविधान का पालन अनुपालन नियमानुसार नहीं हो पा रहा है, गरीब पर लागू होता है, दबंगों पर, पैसे वालों पर लागू नहीं होता, इसलिए ये अत्याचार की घटना है। गरीब, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग या गरीब वर्ग जो भी है उस पर ये अन्याय और अत्याचार बढ़ते रहेंगे। यदि हम जिस दिन राजनीतिक लोगों को ये बता देंगे कि यदि आपने संविधान का पालन ठीक से नहीं किया तो अगले 5 साल बाद आपको हम घर बिठा देंगे, तभी इन चीज़ों का अनुपालन और परिपालन ठीक से हो पाएगा। अन्यथा मैं समझता हूँ ये सब नहीं हो सकता, और ये 5 साल बाद जनता के हाथ में आता है। जनता को ये समझ लेना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, तभी ये सब संभव है। ग्वालियर में आए दिन दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं या अन्य जगह पर महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन सब के पीछे यही कारण है। यदि मैं उन राजनीतिक पार्टियों से भी ये आग्रह करता हूँ, यदि उन्होंने उनके लिए कोई संविधान बनाया है, उस अत्याचार के लिए कोई संविधान बनाया है, तो उसका परिपालन कराना भी उन्हीं की ड्यूटी है। यदि वो नहीं कराते हैं तो जनता को ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं और इनको 5 साल बाद मौका नहीं देना चाहिए। जैसा कि बताया कि जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां कैसे दल बदल के आराम से किसी में भी चली जाती हैं और उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं इसी क्रम में जो युवा लीडर हैं योगेश माहौर जी, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि जो पार्टियां
आज आप देख रहे हैं कि भाई कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी कांग्रेस में आ जाते हैं, कोई अस्तित्व या धरातल कोई स्थिति आज ऐसी नहीं रह गई है नेताओं की। उसके बीच में जो जनता है वो पिस जाती है, वो धोखा खा जाती है। तो और आप देखेंगे कि उनका जनता से ध्यान ना रह के अपनी शासन और अपनी सत्ता उस पर ध्यान रहता है। जो जनता के मुद्दे होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान है, और भी कई चीज़ें हैं, रोडें वगैरह है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे हटाकर वो खरीद फरोख्त में लग जाते हैं। तो वो काहे को ध्यान देंगे। और उसी बीच ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनमें वो कभी सक्रिय रूप से नहीं दिखे हैं कि कोई लीडर अगर आके उस गरीब परिवार है या फिर शोषित परिवार है उससे ही मिले, बात करे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आप जो पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आप देख रहे हैं आज के टाइम पे, तो क्या कहना चाहते हैं कि क्या हम जो जनता है वो कैसे इन लोगों को सबक सिखाए? साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो राजनीति का सब कुछ चक्कर चल रहा है वो सब पब्लिक के हाथ में होता है, लेकिन यहाँ कुछ इस टाइप के लोग हैं जो उनके चमचे जैसे बोलने में अच्छा नहीं लगता, शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उनके बेस पे ये सारी सरकारें बनती हैं। क्यों कि ना तो एक नेता को पब्लिक से लेना है, पब्लिक को भ्रमित किया जाता है कि भाई ये नेता है, आप इसको वोट दीजिए, आपको ये मिलेगा, आपको वोटिंग के टाइम ये दिलवा देंगे। पब्लिक भूल जाती है कि हमारे 5 साल का परिणाम क्या मिलेगा हमें। वो आज की डेट में जो उनको दिखा दिया जाता है उस बेस पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज बोर्ड एक सिर्फ खरीद फरोश वाली चीज़ बन गई है, ना कि पब्लिक के लिए कहीं कोई सेवा भाव से राजनीति में कोई नहीं आना चाहता। सिर्फ एक व्यापार के रूप में ये राजनीति चली आ रही है। जैसे कि आपने सुना, व्यापार के रूप में लगभग एक राजनीति का जो है कार्य वो चलने लगा है और चल रहा है काफ़ी। हम एक और लास्ट मुद्दा यहाँ पे लेंगे कि जो घटनाएं जो घटती हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आए दिन आप देखेंगे बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं अपना पोस्टर बैनर लगा के कई कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, कई लोगों को बधाइयाँ भी देते हैं, संदेश भी भेजते हैं, तमाम प्रकार के काम करती हैं। लेकिन जब ऐसी जो घटनाएं घट जाती हैं तो उसी वर्ग की जो संस्थाएं हैं, उसी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, वो भी उनसे किनारा काट लेती हैं। तो इसमें अब हम क्या समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जिस वर्ग में जो घटनाएं घट रही हैं उसी वर्ग के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो पीछे हट जाते हैं और अपने लोगों की मदद नहीं करते हैं। मैं 2 शब्दों में जी आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे नेताओं का इसके पीछे निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फ़ायदे के लिए वो लोग हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? उनका अपना निजी स्वार्थ, मैंने बोला ना, मतलब सत्ता का उनका निजी स्वार्थ है इसलिए। जी। जैसे कि मैंने आप अभी प्रश्न किया है कि क्यों ऐसे जो लोग, जो संस्था चल रही हैं, काफ़ी सामाजिक संस्था चल रही हैं, उसी वर्ग की चल रही हैं, उसी क्षेत्र में चल रही हैं, और वो लोग निकल के नहीं आते सामने उनकी मदद के लिए, ऐसा क्यों है? क्या है, गरीबों के लिए कोई संस्था नहीं चल रही है। गरीबों के लिए एक ही संस्था बनी है, भीम आर्मी। और भीम आर्मी कोई एक बार फ़ोन लगाता है तो 100 नंबर से पहले भीम आर्मी में पहुँच जाती है उनकी मदद करने के लिए। आप विश्वास दिला रहे हैं सभी को कि अगर किसी के संग ऐसा कोई बात होती है तो भीम आर्मी उसमें पहले पहुंचेगी? भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचेगी। अब फोन लगाए तुरंत न्यूज पे कह रहे हैं, सही बात है? हाँ, सत्य बात है ये। आप कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर कॉल लगा चेक कर लीजिए, भीम आर्मी तुरंत पहुँचती है। चलो, भीम आर्मी इतना बोल रही है तो भाई इस चीज़ में भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि भीम आर्मी एक ऐसी संस्था है जो गरीब लोगों को, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी काम कर रही है। मैं राहुल जी से चर्चा करना चाहता हूँ, बस दो शब्दों में अपनी बात बोल रहे हैं कि जो नेता जो हैं अपने निजी स्वार्थ से या उनका और कोई स्वार्थ है, जो वो गरीबों की मदद के लिए क्यों आगे नहीं आते? जो हमारे जो नेता हैं, जो पार्टियों में जाके पार्टियों की चापलूसी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भयभीत हैं, डरे हुए हैं। उन्हें मालूम है आज हम यहाँ चापलूसी कर रहे हैं, हमारा वहाँ से दाल रोटी चल रही है, हमारा खर्चा चल रहा है। वो अपने पर्सनल बेस के लिए अब गरीब लोगों के, अपने भाई बड़ी बड़ी संस्था का भी नाम तो लिए हैं, कोई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कोई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, तो उनकी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। जब इतने बड़े बड़े पद लिए हैं तो कहीं घटना हो जाती है तो भाई उनको भी तो संज्ञान में लाना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ पर। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता, डरे हुए हैं वो लोग, कहीं ऐसा डरे हुए हैं। उन्हीं से डरे हुए हैं जिनके यहाँ वो मना करते हैं क्या उनके वहाँ पे मत जाना, अगर आपके यहाँ कोई घटना घट जाए परिवार में तो वहाँ मत जाना, नहीं निकाल देंगे यहाँ से? वो मना नहीं करते, वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अब मुझे कहना नहीं चाहिए, क्षेत्र में 20 लोग नहीं जानते, वो पार्षद के लिए
भावना रखते हो कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ लूँगा, इसलिए वो कुछ खुल के समर्थन नहीं करते, अपने भाइयों को सपोर्ट नहीं करते, न्याय दिलाने की बात नहीं करते। मैं इसमें किसी की जात बिरादरी या फिर धर्म समुदाय को लेके कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं एक केवल ये चर्चा इस पर कर रहा हूँ कि जो वास्तव में शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। वो किसी भी जाति धर्म किसी भी वर्ग से आते हों, वो कहीं से भी हों, अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा मिले और जो निर्दोष है उसको न्याय मिले। मैं बस 2 शब्दों में और ये बात कहना चाहता हूँ, कई ऐसी समुदाय हैं हर समाज में, हर जाति में है, लेकिन जब वास्तविक की जो लड़ाई होती है उसमें सब फेल होते हैं, ऐसा क्यों? जहाँ तक सामाजिक संस्थाओं का सवाल है, उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जहाँ भी अन्याय हो वहाँ पर सामने आना चाहिए और उनका एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। यदि वो नहीं आ रहे हैं तो समझ लो वो अपने संस्था के प्रति या अपने काम के प्रति उदासीन है। वो केवल उसमें संस्था में केवल एक पदाधिकारी बने रहना चाहते हैं, जिससे अपने बधाई संदेश लेते रहें, फेसबुक व्हाट्सएप पर बने रहें। केवल यही मानसिकता रह गई है। गरीब की मदद करना तो बिरले ही लोग होते हैं जो कि उनकी भावना और उनकी परेशानी को देख करके उनके यहाँ जाना चाहिए। मैं जो आपका प्रश्न है उसके आधार पर, जैसे आपने सामाजिक संस्थाओं की बात कही है, मेरा तो सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वो बिना भय के उसी के पास जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसे संपर्क करना चाहिए और अपनी संस्था के तहत उससे जो भी मदद बन सके, प्रशासनिक में जो भी चर्चा कर सकें, उसे करना चाहिए। काफ़ी घटनाएं ऐसी घट रही हैं ग्वालियर में भी, अन्य प्रदेश में भी, देश में भी। और आप जो बहुत बड़ा दामोदर एक सामाजिक संस्थाओं पे भी रहता है, अगर पुलिस नहीं सुने आपका, अगर शासन नहीं सुने आपका, तो सामाजिक संस्थाओं का एक बहुत अहम रोल होता है भाई उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन हम जहाँ देखते हैं धरातल पे, वहाँ कई संस्थाएं हैं, सैकड़ों में निकलेंगी, लेकिन जब वास्तव में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो एक नहीं आती। तो ऐसे जो संस्थाएँ बनी हुई हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन संस्थाओं को कि वो चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं? ये संस्थाएं हैं सिर्फ उन्होंने अपना व्यवसाय के रूप में खोल रखा है ताकि लोग हमसे जुड़े रहें और कुछ ना कुछ शुल्क उनसे हर ईयर लेते रहें, साल भर लेते रहें और उनको जोड़े रखें, ताकि कि भाई हमारा ये मौका पड़ने पे ये नेताजी ये काम करवाएंगे या हमारे जो लीडर हैं वो हमारा ये काम करवाएंगे। लेकिन जब किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो ना वो हॉस्पिटल देखने जाते हैं, ना उनके जो उनके साथ जहाँ जिस जगह पे घटना घटी होती है ना वहाँ कभी वो उसको देखने जाते हैं और ना ही आपस में कोई चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर में कोई है ही नहीं। आज की डेट में हम देख रहे हैं जितनी घटनाएं घट रही हैं, उसके पहले और उसके आगे अभी 2-3 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ अगर किसी ने कुछ इस तरीके की कोई पोस्ट डाली तो उस पर इतने कमेंट्स आते हैं जिसका जवाब नहीं। और कोई जब रियल कोई चीज़ आती है तो उनको ये लगता है कि बस आज तो हम जो भी होना है ना हमारे साथ ही गलत होना है, इसलिए दुबक के बैठ जाओ। जितने ये लीडर हैं मैं सभी से कहता हूँ कि आप क्या जनता को, जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? ऐसे संस्थाओं के सपोर्ट करना चाहिए जो मुसीबत में नहीं आते, केवल आपके साथ और जो कार्यक्रम हैं या फिर जो जयंती हैं या कुछ भी हो उसमें आते हैं, बस केवल जो आपके संग मुसीबत है उसमें नहीं आते, तो उनके लिए क्या है? साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन संगठनों में हम जुड़े हुए हैं उन संगठनों से जुड़ने का एक ही मकसद होता है कि एक परिवार की तरह होता है अपना संगठन, कि जब हमारे साथ कोई भी घटना घटती है, कोई बुरा वक्त आता है तो वो हमारे बुरे वक्त में हमारे लिए खड़े हों। लेकिन जब कभी ऐसी कोई परेशानी आती है तो वो कभी ना तो हमारा हालचाल पूछते हैं और ना ही दूर दूर तक पता नहीं होता। क्या करना चाहिए ऐसे संगठनों का, संस्थाओं का? नहीं, ऐसे संगठनों का क्या, संगठनों को पब्लिक को ना सपोर्ट करना चाहिए, ना ही ऐसे संगठनों में खुद करेंगे, बायकॉट करना चाहिए बिल्कुल। जैसे कि देखा साथियों, आपने जो परिचर्चा हमने की यहाँ पे, उसका निष्कर्ष आप खुद ही निकाल लें और क्या आगे क्या करना है, और जो संस्थाएं हैं चल रही हैं बिना किसी मतलब के, उनका भी क्या करना है वो भी आप खुद ही ढूंढ लें उनको। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, देश में आए दिन जो अनुसूचित जाति वर्ग है, जनजाति वर्ग है, उस पर आए दिन इतनी जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे जो समाज है उन कुरीतियों को, भेदभाव है, अंधविश्वास है, इन चीज़ों को निकाला जाए, जिससे सब लोग समान हो। जो भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है कि हम सब भारतीय हैं, पहले और अंतिम हम भारतीय हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।
धन्यवाद, नमस्कार।